अहम दिन, जबकि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में प्रतिभा पाटिल ने शपथ ग्रहण की, जो कि इस बात का द्योतक है कि हम और आप, हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक ऐसे देश में जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश को हम सभी सलाम करते हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम इवनिंग लाइव शो का आगाज करते हैं। मैं हूं आपके साथ अपर्णा और मैं हूं पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, हर दिल में जीने की ख्वाहिश है और हर आंख में सुनहरे भविष्य का सपना। इसी सपने को सच करने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है और जब ख्वाब हकीकत नहीं बनते तो इंसान टूट सा जाता है, हजारों उलझने पाल लेता है। याद रखिए, हमारे फैसले, हमारे निर्णय ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। करियर का मसला भी कुछ ऐसा ही है। इसे इत्तेफाक अथवा किसी और की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए प्रत्येक बुधवार हम आपके लिए लेकर आते हैं करियर बातें। करियर बातें में आज का हमारा विषय है विज्ञापन एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। आप 5:40 के आसपास हमसे टेलीफोन पर अपने प्रश्न कर सकते हैं, जिनके उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगी हमारी करियर काउंसलर प्रीति श्रीवास्तव जी। हमारा टेलीफोन नंबर है 23097532। जी हाँ, करियर से संबंधित बातें यदि आपको पूछनी हो, सवाल पूछने हो, तो आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गीत संगीत का भी आप पूरा लुत्फ उठाएंगे। हम अपने दूरदर्शन अभिलेखागार से आपके लिए लेकर आएंगे एक नायाब प्रस्तुति। और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव होंगी झूमा बोस, जो कि अपनी गायकी के रंग बिखेरेंगी, यहाँ हमारे स्टूडियो में आपसे रूबरू होंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन की, वार्तालाप के एक ऐसे माध्यम की जो कि बहुत पुराना है। आज के समय में यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप हफ्ते में कितनी चिट्ठियां लिख लेते हैं, तो शायद आप कहेंगे एक भी नहीं। या फिर ये पूछा जाए कि महीने भर में आप कितनी लिख लेते होंगे, तो शायद आप बहुत मुश्किल से एक आध का नाम गिना पाते होंगे। ऐसा ही कुछ हो गया है कम्युनिकेशन के इस दौर में, जबकि सब कुछ बहुत बदल रहा है। लेकिन पत्र लिखना और डाक द्वारा उसे भेजना, जिसका अपना एक अलग लुत्फ है, अलग मज़ा है। और ख़त को जो पढ़ने में मज़ा आता है, वो आज के इस इंस्टेंट ज़माने में मोबाइल में SMS को पढ़ के भी शायद नहीं आता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? जी हाँ, कहानी बहुत पुरानी है। 1854 में भारत में इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर ये सिलसिला चलता रहा और आज भी जारी है। और इस बीच, इस दौरान क्या क्या पड़ाव देखे गए, क्या क्या कुछ हुआ इस डाक के क्षेत्र में, इसके बारे में आप बताइए पुष्पेंद्र। हाँ अपर्णा, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और जब डाक की हम बात करते हैं तो मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आता है कि सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, वो डाकिया जिसने सबसे पहले दुनिया के दुख दर्द को एक दूसरे से बांटना शुरू किया और हमारी सूचनाएं पूरे देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाई, उसी डाकिये के पूरे सफर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने लिखा है भारतीय डाक सदियों का सफरनामा, एक ग्रंथ जिसको छापा है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। आपका बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, यदि आपके इस पुस्तक की बात की जाए तो ये अपने आप में एक नायाब पुस्तक है, जो कि आज की इस पीढ़ी को जोड़ता है कहीं ना कहीं उस डाकिये से और उस पत्र से, जिसे शायद हम लिखना लगभग भूल से चुके हैं। तो इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा मिली है वो मुझे एक पोस्टमैन से मिली। उसके पूरा एक समर्पित व्यक्तित्व और सारी चीज़ों को देखने के बाद पहले तो मुझे लगा कि अखबार में कुछ लिखना चाहिए, लेकिन जब उस बहाने जब डाकियों के ज़्यादा संपर्क में मैं आया तो उन लोगों का ये आग्रह था कि हमारे पास कोई पुस्तक नहीं है जिसमें पूरा एक संगठित इतिहास हो, इस तरह की कोई चीज़ हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके पूरे सिस्टम पर लिखें। इसीलिए इस पुस्तक के लिखने में मुझे ज़्यादा समय लग गया। तो मुझे ये लगा कि करीब मुझे इसमें फील्ड वर्क और सारी चीज़ें करने में मुझे करीब 12 से 13-14 साल के करीब लग गए जो है। अरविंद जी, आप चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विख्यात हैं और हिंदी का जो समाचार पत्र है हरिभूमि, उसके आप संपादक भी हैं। आपने अपनी पुस्तक में भी चर्चा की है कि भारत के समाचार पत्रों को सबसे पहले लोगों के घर घर, द्वार द्वार तक पहुंचाने का काम डाकिया ने किया। क्या कहते हैं आपकी हमारे समग्र विकास में, भारत की समूचे विकास में डाक व्यवस्था का योगदान रहा है? देखिए, आप संचार को अलग रख करके किसी के देश के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जी। आप अभी इस समय मुझे याद आती खासतौर पर, चूंकि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ, उसके 150 साल चल रहे हैं।
अगर आप 1857 में ले लीजिए तो 1857 में अंग्रेज सिर्फ कम्युनिकेशन से जीते थे। अगर अंग्रेजों के पास उस समय की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी, जिसको ये टेलीग्राम अगर नहीं होता तो यह युद्ध भारतीय जीत जाते। मैं तो इस बारे में किसी से बहस करने को तैयार हूँ, अगर आप उस चीज, क्योंकि करेज की कमी नहीं थी। जिस संग्राम में हमारे 20 लाख लोग मारे गए, दुनिया के किसी संग्राम में नहीं मारे गए, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन था, मॉडर्न कम्युनिकेशन, और इस नाते टेलीग्राम से वो सारी सूचनाएं दुनिया के हर हिस्सों में वो भेजने में सफल रहे, पूरे देश भर में तैयारी में सफल रहे वो। जी। और हमारे पास वो नहीं था, हमारे पास मेल लर्नर्स थे जिनको हरकारे बोलते थे। हरकारे जो है वो मुगलों के जमाने से बने हैं, उनका हरकारे का अर्थ होता है हर तरह का कार्य करने वाला। जी। तो जो मेल लर्नर्स है आज भी कायम है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को कि जम्मू कश्मीर में एक सेक्शन ऐसा है जहां आज भी मेल लर्नर्स 17 मील की दूरी जो है मेल लर्नर्स तय करते हैं। जी। तो हिंदुस्तान में ये कितना कलरफुल कंट्री है, इसमें इस तरह का पोस्टल सिस्टम चला है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यवस्था के लगभग सारे पक्षों को देख करके लिखना चाहिए। मीडिया की बात आई। मीडिया में जो सबसे बड़ा रोल है वो पोस्टल सिस्टम का इसलिए रहा है, अगर आप देखें तो, क्योंकि अखबारों में तेजी, खबरें लाने में जो तेजी आई वो टेलीग्राम के द्वारा आई। टेलीग्राम से समाचार जिस दिन से जब से आने शुरू हुए हैं तब से थोड़ा सा अखबारों में जल्दी समाचार आने शुरू हुए। अन्यथा किसी मित्र की चिट्ठी अमुक के पास आई और इसके बाद उस बहाने से आप एक इलाके की खबर लेते थे। और दूसरा जो रोल हुआ कि अखबार आप छाप तो ले रहे हैं, लेकिन आप रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचाएंगे कैसे, जितना बड़ा मुल्क है। तो इसको पहुंचाने में जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो रोल प्ले किया है, आप ये देखिए, शुरू में ही मद्रास कुरियर एक अखबार था जिसको सरकार ने लाइसेंस ग्रांट किया कि आपको हम सस्ते में अखबार भेजने के लिए देंगे। आप इसके बदले में हमको हमारे विज्ञापन छापेंगे आप। लेकिन उसके बाद और भी लिबरल, आज भी अगर लिबरल सिस्टम ना हो तो आप नई दिल्ली से एक अखबार पोस्ट करेंगे और वो अंडमान में या फिर लेह लद्दाख में जाके मिलेगा 25 पैसे में। तो इतना सस्ते में अगर भेज रहा है तो ये अपने आप बहुत बड़ा। इसके साथ साथ अरविंद जी, शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी डाकिया का और पोस्टल डिपार्टमेंट का एक योगदान रहा है, ऐसा क्या सोचते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर डाकिया जो है वो साक्षरता का सबसे बड़ा प्रेरक है। क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पर आप गांव की बात करिए तो गांव में कोई ऐसा घर नहीं होता होगा जिससे डाकिया जुड़ा ना हो और जिसके आने पर लोगों को खुशी ना होती हो। आप सरकारी विभाग में एक ऐसा विभाग बता दीजिए जिसमें अफसर के किसी घर में पहुंच जाने के बाद आदमी आतंकित ना होता हो। पटवारी को अब जब किसी के घर पे आएगा आदमी को लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। पुलिस का कोई आदमी आ जाएगा तो आदमी को लगेगा भाई ये तो पता नहीं क्या करने आ गए हैं। लेकिन पोस्टमैन अगर मौत का टेलीग्राम लेके भी आएगा तो आदमी को सबसे पहले लगेगा कोई अच्छा समाचार लेके आ रहा है। पोस्टमैन के आने का इंतजार जो है व्यक्ति को पहले उस जमाने में रहा करता था। देखिए, एक जमाना था जब पोस्टमैन का इंतजार पूरे दुनिया में हुआ करता था, लेकिन अब संचार के नए साधन आए तो पोस्टमैन का इंतजार हिंदुस्तान में अर्बन एरिया में तो नहीं होता, लेकिन देहात में आज भी होता है। देहात में इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे मतलब अगर आप उठा के देखें क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है। बिल्कुल। जहां पूरी अर्थव्यवस्था, गरीब लोग हैं, अगर मनी ऑर्डर घरों में ना आए तो वो उनके घरों में चूल्हा नहीं जल सकता। ऐसे झारखंड में बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे इलाके उत्तराखंड में हैं, ऐसे इलाके हिमाचल में हैं। चिट्ठियों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे तक अपनी बात को, संवाद को पहुंचाना, एक ऐसा माध्यम चिट्ठी, जी हाँ, जो कि आज कहीं ना कहीं शहरों में और इस शहरीकरण के दौर में थोड़ी सी लुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन यदि इसके इतिहास पर गौर किया जाए तो 1840 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई सर रोलैंड हिल द्वारा और उसके 14 साल बाद ये भारत में आया। और इतिहास क्या कहता है कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, आइए इस पर डालते हैं एक नजर। कल तक एक शुभेच्छा थी, आज वो जीवन का सत्य है और ये परिणाम है मानव की स्वप्नदर्शिता, उसके संकल्प और उसकी संघर्षशीलता का। उसके द्वारा आविष्कृत इंटरनेट और मोबाइल ने सचमुच पूरी दुनिया को एक बड़े परिवार का रूप दे दिया है। इस पृथ्वी को एक बड़े गांव में रूपांतरित कर दिया है। इन तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस डाकघर आज हमें चमत्कृत जरूर करता है, लेकिन ये उसका वर्तमान है और वर्तमान के गर्भ में छुपे होते हैं शताब्दियों के अनुभव। डाकघर के पीछे भी अनुभवों का लंबा इतिहास है। बेशक इसके आधुनिक संस्थागत ढांचे की नींव 1.5 शताब्दी पहले ईस्वी सन 1854 में रखी गई थी, किंतु उसके पूर्व भी डाक प्रणाली का अस्तित्व किसी न किसी रूप में था ही।
2000 ईस्वी पूर्व रचे गए ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि आर्यों की व्यवस्था में प्रतिवेदकों तथा पत्रवाहकों की संस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रतिवेदकों की गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख है। सम्राट अशोक ने इस प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया। उसके एक शिलालेख में प्रतिवेदकों का उल्लेख है। संदेश प्रेषण की परंपरा संस्कृत से होती हुई अपभ्रंश, ब्रजभाषा और अवधी काव्य तक चली आई है। जायसी की विरहिणी नायिका भौरे और कौवे के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर तक 2000 मील लंबी सड़क बनवाई और उस पर 1700 सरायों का निर्माण कराया। हर सराय पर डाक ले जाने वाले घुड़सवार तैनात रहते थे। एक सराय से चलकर घुड़सवार दूसरी सराय पर पहुंचता तो वहां तैनात घुड़सवार उससे डाक लेकर आगे बढ़ जाता था। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी की डाक प्रणाली का विस्तार किया और पूरे राज्य में डाक चौकियों की स्थापना की। उसने पत्र भेजने के लिए प्रशिक्षित कबूतरों का भी इस्तेमाल किया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ डाक प्रणाली में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उसने अपना पहला ठिकाना मद्रास में 1639 में बनाया था, फिर क्रमशः बंबई में 1660 में और कलकत्ता में 1688 में ठिकाने बनाए गए। इन महानगरों में ठिकाने बन जाने से कंपनी का कारोबार बहुत बढ़ गया, जिसके कारण एक समुचित डाक प्रणाली की जरूरत महसूस की गई। नतीजतन कंपनी ने कलकत्ता में एक डाकघर स्थापित किया। इसी तरह बंबई और मद्रास में भी डाकघर बनाए गए। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी की डाक सेवा को एक संगठित संस्था का रूप दिया लॉर्ड क्लाइव ने, जिसमें उसके उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। कलकत्ता और कानपुर के बीच पहली बार घोड़ा गाड़ी से डाक सेवा शुरू की गई। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत चिट्ठियां इंग्लैंड से लाने ले जाने के लिए एक समुद्री डाक सेवा शुरू की। कलकत्ता जीपीओ का डाकिया ब्रिटिश कर्मचारियों तथा सैनिकों को उनके पत्र आने की सूचना एक बिगुल बजाकर दिया करता था। बाद में ये बिगुल काफी वर्षों तक भारतीय डाक विभाग का प्रतीक बना रहा। सन 1853 में बंबई से ठाणे तक भारत की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ और फिर आया 1854, भारतीय डाक सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष। इस वर्ष में उठाए गए क्रांतिकारी कदमों ने हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में नए क्षितिजों का उद्घाटन किया और डाक सेवा के आधुनिक रूप की नींव रखी। यही कारण है कि इसे भारतीय डाक सेवा के जन्म का वर्ष कहा जाता है। आधा आना यानी आज के लगभग 3 पैसे का ये टिकट लगाकर चिट्ठी पूरे ब्रिटिश भारत में कहीं भी भेजी जा सकती थी। आजादी के बाद भारतीय डाक ने देश के सर्वतोमुखी विकास में एक सक्रिय सहयोगी की भूमिका निभाई है। अरविंद जी, हमने और आपने देखा सदियों का सफरनामा, कैसे कैसे डाक ने हमारे देश को, हमारे पूरे परिदृश्य को परिवर्तित किया, प्रभावित किया। आज भी जब हम सेना की बात करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 8 लाख पत्र सेना में जाते हैं। ये बहुत बड़ा जरिया है अपनी बात को सैनिकों तक पहुंचाने का और सैनिकों की भावनाओं को अपने घरों तक वापस आने का। क्या कहते हैं आप इस इतने मजबूत स्थिति को देखते हुए पोस्टल कम्युनिकेशन की? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो किताब लिखी उसमें मेरा एक चैप्टर है सेना डाक सेवा, और उसके लिए भी मुझे कई महीने मुझे काम करने पड़े हैं उसमें। तो फौजी को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो बिना चिट्ठियों के नहीं मिलता, उसको सबसे बड़ी संतुष्टि जो मिलती है। और कारगिल या और बाकी जो हमारे यहाँ जो बॉर्डर पर तैनात जो सैनिक हैं, जो आतंकवाद विरोधी अभियान में जो जिनकी शहादत होती है,
उनमें ज़्यादातर ऐसे पाए गए हैं जिनके जेबों में चिट्ठियां जरूर मिली हैं। हालांकि सरकार ने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर जगह सैटेलाइट टेलीफोन तक है कुछ जगहों पर कि वो कम्युनिकेट कर सके अपने इलाकों में, लेकिन वो जो चिट्ठियां लिखते हैं और जो चिट्ठियां उनको आती हैं उसको 20-20 बार पढ़ते हैं। तो फौजी को जो सेटिस्फेक्शन है, तो मैंने एक जगह इसमें किया है, एक फौजी ने मरते मरते एक पोएम लिखी थी। जी। अगर आप देखिए किताब में उसमें एक जगह है, तो उसने मरते मरते जब वो गोली लग गई और मर रहा है तो उस समय जो है उसने लिखा है कि अगर जो कि मेरे मित्रों मेरे घर को ये चिट्ठी लिख दो। तो उस समय भी उसको याद है। तो ये फौजी के लिए तो एक तरह से जिसको कहिए धड़कन है उसकी बगैर चिट्ठियों की। इसीलिए भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी के इतने सारे नई चीज़ें के आ जाने के बावजूद उस व्यवस्था को लगातार बरकरार रखा है, बना करके रखा है। और उसी के मार्फत आप आश्चर्य करेंगे इस बात को, इतनी तेज दुनिया की सबसे तेज डाक सेवा हमारी सेना की है, जिसमें सवेरे सवेरे आपको अखबार दिल्ली के श्रीनगर में पढ़ते हुए सैनिक पा जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके एस्पेक्ट फौजी के लिए तो वो प्राणवायु की तरह काम करती हैं चिट्ठियाँ। बिल्कुल। आज के समय में अरविंद जी यदि हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो लगभग 1,66,618 के करीब जो है पोस्ट ऑफिस हैं और 5,55,000 के करीब जो है एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। आज के इस परिदृश्य में जबकि इतना आधुनिकीकरण हो गया है, इतनी सारी इंस्टेंट चीजें मिल गई हैं, लोगों को मोबाइल मिल गया है, टेलीफोन की सेवाएं आ गई हैं, क्या देखते हैं आप स्थिति भारतीय डाक की? देखिए, भारत में जो डाकघर हैं इनका भविष्य खत्म नहीं होने वाला है जी, बल्कि जरूरत इस बात की है कि सरकार इसको और मल्टीपर्पज बनाए। जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, इवन पाकिस्तान में देख लीजिए, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मोस्ट रिलायबल मीडियम है। हिंदुस्तान में भी पोस्ट ऑफिस जो है सबसे रिलायबल मीडियम है। ये जरूर है कभी कभी आप शिकायत सुनते होंगे कि टेलीग्राम नहीं पहुंचा और चिट्ठी देर से पहुंची, लेकिन इस बात को तो आप सोचिए कि कितनी जगह सही पहुंच रही है। जहाँ हजार करोड़ की चिट्ठियां हो, जिस सिस्टम के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का टेलीग्राम वो मनी ऑर्डर जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। लेकिन इसका भविष्य सिर्फ एक चीज़ आप ले लीजिए तो इसका भविष्य है। आज की तारीख में जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। और हिंदुस्तान में अगर आप तुलना करिए इसकी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी तुलना कर सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान का कोई ऐसा बैंक नहीं है। और कैसे है इतना बड़ा बैंक? गरीब आदमी सबसे ज़्यादा भरोसा इसी बैंक पर करता है और उसको लगता है कि मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित है। जितनी इस बीच में जितनी चिट फंड कंपनियां आई हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप देखिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं बचा होगा जहाँ चिट फंड कंपनियों ने नुकसान न पहुँचाया हो। लेकिन अभी भी आप आश्चर्य करेंगे कि रूरल सेविंग का 60% डाकघरों में जमा हो रहा है। तो सबसे बड़ा भविष्य तो आर्थिक पक्ष में है, आप उसको इग्नोर नहीं करते। आप ये देखिए, इसीलिए जो पोस्ट ऑफिस की जो चेन है उसका लंबे समय तक एक बृहत्तर इस्तेमाल करने की बात भी हो रही। अभी जो हमारे जो नए पोस्टल सेक्रेटरी जो आए हैं मिस्टर खान, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पोस्ट ऑफिस के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके बड़े लीडर्स हैं पोस्टमैनों के, जैसे देशराज शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, वो लोग सब मिल करके कह रहे कि नई टेक्नोलॉजी नए जमाने के बीच में आखिर पोस्ट ऑफिस ऐसा क्या करे कि वो अपनी अहमियत को बरकरार रखे, क्योंकि रिमोट और रूरल एरिया में आप पोस्ट ऑफिस के बिना चल ही नहीं, उसकी कल्पना को नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी रोल है। जी अरविंद जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप देश और दुनिया में घूमे हैं, बहुत सारे देशों में आप गए हैं। जी। हमारी जो भारतीय डाक व्यवस्था है इसमें और जो बाकी देश हैं उनमें कोई मूलभूत फर्क आपने अनुभव किया? देखिए, मूलभूत फर्क है। फर्क ये है, नजरिए का फर्क है। हमारे यहाँ जो सबसे पहले आजाद भारत के जो पहले संचार मंत्री हुए हैं रफ़ी अहमद किदवई, जिनके नाम पर हमारा ये जो रोड है ना उधर रफ़ी मार्ग, तो आज बहुत सारे लोग उनको रफ़ी मार्ग के बजाय उसको मोहम्मद रफ़ी का मार्ग समझते हैं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने जो जमीनी स्तर पर जितना बड़ा काम किया है, उनके संचार मंत्री बनने के बाद पोस्ट कार्ड पहली बार क्लास 1 की डाक बना और जहाज़ों से जाना शुरू हुआ। तो बदलाव इतने ज़्यादा आए हैं, अगर आप उठा करके देखें तो माइलस्टोन उनके पीरियड में जो हुआ, एक तो हवाई डाक सेवा शुरू हुई, इसके बाद रेलवे मेल सर्विस का जो है विस्तार हुआ। तो इतना ज़्यादा विस्तारीकरण हुआ, इसीलिए आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अगर ना खड़ा होता तो आज हम करीब 10,000 करोड़ रुपए के करीब मनी ऑर्डर आपका जा रहा है। इतनी रिलायबल सिस्टम है, इतनी चिट्ठियां जा रही हैं, इतना स्पीड पोस्ट जा रहा है। तो लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये है कि इसको और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है इस सिस्टम को। और मैंने बाहर देखिए, बाहर के दुनिया के देशों की बात है तो बाहर एक सेट पैटर्न रहा है। हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि हर तरह के डाकघर आपको मिलते हैं।
अगर भारत सरकार को ये लगा कि भाई ये जो श्रीनगर में जिन दिनों आतंकवाद नहीं था तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है मोटर बोट में आया करते थे, उनको चिट्ठियां भेजने के लिए, मैसेज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो आप सोचिए हाउस बोट में डाकघर शुरू हुआ। दुनिया के किसी देश में हाउस बोट पर डाकघर नहीं है, इसको ब्रिटिश सरकारों ने लिखा। हमारे यहाँ ऊंट का डाकघर राजस्थान में शुरू हुआ ताकि जो है चलता फिरता। फिर हमारे यहाँ खच्चरों पर डाकघर शुरू हुआ, हमारे यहाँ पैदल डाकघर शुरू हुआ, हमारे यहाँ साइकिल डाकघर शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ दुनिया का सबसे कलरफुल पोस्टल सिस्टम है और सबसे कलरफुल, आप ये सब जो डाकघर ऐसे शुरू हुए हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, अब दुनिया का सबसे पहले दुनिया का पहला महिला डाकघर, खासतौर पर अभी जैसे आपने कहा हम प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारे पास आया है, तो सबसे पहले आप आश्चर्य करेंगे 1954 में हमारे यहाँ महिला डाकघर शुरू हुआ। बिल्कुल। और तो ये अपने आप में कई यूनिक चीजें हैं, अगर आप देखें तो ये कहानी और ये इतिहास जो कि आपकी इस पुस्तक में संचित है, इससे वाकई में लोगों को काफी कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा, हमें ये पूरी पूरी उम्मीद है। और जैसे कि बात आपने कही तो सिक्किम 15,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा डाकघर हमारे देश में ही है और ये अपने आप में एक मिसाल है। अरविंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सार्थक बातचीत हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। तो फिर दर्शकों, खतो किताबत की रस्म को जारी रखना, भूल न जाना हमें, याद हमारी रखना। तो यदि आप भूल गए हैं अपने अपनों को खत लिखना, चिट्ठी लिखना, उसे पोस्ट करना, तो ज़रूर एक कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा उन्हें भी जो ये खत पढ़ेंगे। और अब पढ़ते हैं आगे। चलो अजनबी बन जाएं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक बार फिर से अजनबी हम और आप तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये गाना बहुत खूबसूरत है जो कि खास आपके लिए हम लेकर आए हैं दूरदर्शन अभिलेखागार से। आइए देखते हैं। फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। Those inspiring role models who have brought them to their level of excellence. Watch Soul Talk on DD1 every Thursday, 7:30 p.m. व्यक्ति, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, सामाजिक समस्याओं के समाधान और आपके नए विचार, नई दृष्टि इवनिंग लाइव शो द्वारा हर रोज 5 से 6 DD1 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इवनिंग लाइव शो और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा साहिर साहब का लिखा हुआ गीत सुनवाया और अब ब्रेक से वापस लौटने के बाद पुष्पेंद्र हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? हाँ, संगीत, जैसा आपने बताया, संगीत हमारे जीवन का एक आधार और संगीत के बिना जीवन शून्य और सूना। इसी संगीत की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज हमारी अतिथि हैं झूमा बोस, उनके संगीत पर और उनके गायन पर एक नजर डालते हैं। आपका स्वागत झूमा जी हमारे कार्यक्रम में। तो झूमा जी, गीत संगीत का सिलसिला जो है वो बरकरार रखा जा रहा है और आपसे बहुत अच्छे अच्छे गीत संगीत को हम सभी सुनेंगे और उसका आनंद हम उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप शुरुआत ही एक किसी खूबसूरत से मुखड़े के साथ करें। जी, मैं आपको लता जी की भजन सुना रही हूँ। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। तो दाती तो अंत
जाए फेरो ना। बहुत खूब, प्रभु बहुत स्मरण बहुत के सुंदर साथ। भजन जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया हमें, और लगता है कि सरस्वती का एक आपके ऊपर आशीर्वाद है, और इतना अच्छा कंठ आपने संगीत में भी गायन को आपने कैसे चुना? बहुत कम उम्र से आप गा रही हैं जी। और बहुत सारे मंच पर तक आप पहुंची हैं, भारत के बहुत से शहरों में आपने गाया। कैसे गायन में, और गायन में किस विधा को आपने मुख्य रूप से चुना? शुरू से मुझे म्यूज़िक में, संगीत में रुचि, मतलब कहने को कि घर से शुरू हुआ था ये तो। मेरे पिताजी संगीत में शुरू से मुझे मतलब देते हैं ट्रेनिंग, और मुझे लग रहा था कि मेरे को म्यूज़िक में ही जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने म्यूज़िक में ही अपना सब कुछ दिया। फिर मुझे लता जी के जो गाने मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे, फिर मैंने उनको मैंने अपना मान के उनके मैंने गाने को मैंने लिया है, लता जी के। उन्हें आइडियल माना और गीत संगीत। लेकिन पारंपरिक संगीत शिक्षा की यदि हम बात करें तो गंधर्व विद्यालय से आपने संगीत की तालीम हासिल की। जी 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 बिल्कुल। तो जब वहाँ पे तालीम लेने के लिए गई, उसके पहले जो घर में शिक्षा ले रही थी, तो उसमें आपको क्या लगा कि जो प्रॉपर एजुकेशन है म्यूजिक की, वो एक फॉर्मल एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसका कितना अंतर पड़ा उससे आपके गायन शैली में? जी बहुत बड़ा। जैसे कि मैं मुझे सब लोग कहते थे कि बहुत अच्छा गाते हो, जो भी है, बचपन से ऐसे बड़ी हुई हूँ तो। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं कि पहले डिग्री दिखाओ, आपके पास क्या डिग्री है, आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो डिग्री आपके पास क्या है? तो मैंने लगा कि गाना तो है, लेकिन साथ में एक डिग्री होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा डिग्री भी ले लिया जाए। और मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़रूर म्यूज़िक में एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि उसके बिना कुछ काम नहीं है। नहीं, डिग्री की आपने जो बात कही ना, डिग्री की जो बात कही, इसके अलावा क्या फॉर्मल ट्रेनिंग और कोई फायदा पहुंचाती है? डिग्री की तो आपने बात करी, लेकिन इस तरीके के इंस्टीट्यूट में जाना और संगीत की तालीम लेना, उससे और भी क्या कुछ इम्प्रूव होता है एक पर्सनालिटी में, गायन शैली में, गायकी में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम तो घर में सीखते ही हैं। हाँ, मैं ज़्यादा इसको मानती हूँ कि मैंने घर में कुछ ज़्यादा ही मतलब इस चीज़ को सीखा है, क्योंकि हर तरीके का मुझे वो माहौल मिला हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट जाती हूँ, वहाँ जाकर सिर्फ मुझे एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जाम नहीं देना है झूमर जी, क्योंकि यहाँ तो जो है हम गीत संगीत में बिल्कुल उनके स्वरों में बिल्कुल डूब जाना चाहते हैं। और इनके इन्होंने लोक गायन पे भी काफी अच्छा काम किया है, झूमा जी ने खूब गाया है। तो उसकी कुछ वानगी हो जाए, मेरे ख्याल से वही आप मौसम की तरफ इशारा भी था आपका, वर्णा जी? जी हाँ बिल्कुल, मेरा मौसम की तरफ इशारा था, तो मुझे लगा कि आपने मेरा इशारा ले लिया, तो आप इशारा दे रहे हो। तो आप क्या सुना रही हैं आप? मैं आपको ये जो मौसम चल रहा है, ये सावन का मेरे ख्याल से कहा जाएगा, इसमें एक मानने वाली बात है कि लड़कियां शायद इस टाइम पे, या कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे शादी के बाद तुरंत तो लड़की का विदा नहीं करते हैं। जी हाँ। तो वहाँ पर एक गौना होता है, रस्म होती है। तो ये कुछ ऐसा टाइम है कि अभी वो माँ बाप के घर होती हैं, उसके बाद ये मतलब बहुत खुशी का टाइम होता है। फिर जब वो गौना जब करवा के ले जाते हैं, तो एक दुख भरी बात आती है। तो इसमें एक जो मैं आपको सुना रही हूँ, इसमें दोनों चीज आपको मैं बताऊंगी। अंगना में बोले कंगना, अंगना में बोले कंगना, आएंगे मोरे सजना, आएंगे मोरे सजना, सजना से कुछ ना कहना, सजना से कुछ ना कहना, ओ मोरे कंगना, ओ मोरे कंगना, ओ मोरे कंगना हो, अंगना में बोले कंगना। शाम ढले जब बोले कोयलिया, पिया की धुन में बाजे पायलिया। शाम ढले जब बोले कोयलिया, पिया की धुन में बाजे पायलिया। रंग चढ़ा प्रियतम का मुझ पर, रंग चढ़ा प्रियतम का मुझ पर, तो भी उनके रंग में रंगना, तो भी उनके रंग में रंगना। ओ मोरे कंगना, ओ मोरे कंगना,
कंगना हो, अंगना में बोले कंगना। वो दिन कैसा, वो दिन कैसा होगा मेरा, छूटेगा जब नैयर डेरा। छूटेगी बचपन की सखियाँ, छूटेगी बचपन की सखियाँ, कंगना संग रोएगा अंगना, कंगना संग रोएगा अंगना। ओ मोरे कंगना हो, ओ मोरे कंगना, ओ मोरे कंगना हो, अंगना में बोले कंगना, अंगना में बोले कंगना, अंगना में बोले कंगना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से फोक था, कहीं ना कहीं इसमें फिल्मी टच भी जो महसूस किया जा सका और साथ ही साथ एक फ्यूजन भी था। जब आप वो ले रही थी स्वरों को एक साथ जाके कंगना में, तब उसमें ये भी लग रहा था कि हाँ बहुत ही, पर दैट वाज एडिंग टू द सॉन्ग एंड द म्यूजिक। तो हम 19 साल से आप संगीत की दुनिया में हैं और संगीत का कर रही हैं। यदि हम संगीत के प्रचार और प्रसार की बात करें तो इसे किस तरह से अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि सारे जो माँ बाप है सबको संगीत की शिक्षा की खुद ना दे सके, इतने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चों को वहाँ भेजें। आप खुद भी ये प्रैक्टिस करती हैं? मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक्चुअली मैं गाना सिखाती भी हूँ, सारे एज ग्रुप को सिखाती हूँ। और मैंने कुछ ऐसा भी मैंने किया हुआ है। देखिए, सब अपने लिए सोचते हैं हमेशा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक गरीब बच्चा जिसके पास कुछ फीस देने को पैसा नहीं है या फिर वो उस लायक नहीं है कुछ कर, लेकिन उसके गाने की कला बहुत अंदर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो मैंने उनके लिए भी एक खोला हुआ है कि जो सीखना चाहे वो आ सकते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, मेरे घर पे ही है, जो आना चाहे वो आ सकता है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। मैं एक सेवा के रूप में ये कर रही हूँ। झूमा जी, इसके साथ साथ जो आपने एक संकल्प लिया, बहुत अच्छी बात है, और प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था आप मुहैया करा रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्मों पर आपका काफी गायन रहा है और फिल्मों में भी लता जी को आपने बहुत गाया है। लता जी के गीत का कोई मुखड़ा हमें सुनाइए। मैं आपको लता जी के सुनाऊं? चलिए। आप कुछ और सुनाना चाहती हैं लता जी के अलावा? जो आप सुनाना चाहती हैं वो सुना दीजिए। आपकी हाँ, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगा आपके चेहरे से कि 50-50 है। मैं सुनाऊं? अच्छा, सुनाती हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा है वही सुनाइए। मेरे को ये लग रहा है कि क्योंकि 15 अगस्त हमारे सामने आ रहा है जैसे, तो ये एक टाइम हम बहुत याद करते थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत उस चीज़ को हम याद भी करते और बहुत दुख होता, फिर खुशी भी होती कि हम आज़ाद हो गए। उस टाइम पे ऐसा है कि एक आपकी बातों को आपके गीत के जरिए सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चलिए। झूमती झूमती बाहर गीत गा रहे हैं प्यार के, रंग बदल गया है सब जहां, रंग बदल गया है सब जहां। हर दिशा में गूंजती तराने बेशुमार है, गूंज रही धरती और आसमां, गूंज रही धरती और आसमां। लाखों मुश्किलें थी मगर हम कभी रुके नहीं, हम कभी रुके नहीं। आफतें थी जान पर मगर हम कभी झुके नहीं, हम कभी झुके नहीं। शोले से भड़क रहे मगर ज़मीन जले नहीं, शोले से भड़क रहे मगर ज़मीन जले नहीं। जुल्म थे हजार मगर जुल्म की कमी नहीं, जुल्म थे हजार मगर जुल्म की चली नहीं। इस समय पे लाएंगे बाहर जन्नत के हम, दिल में ले लिया है हमने ठान, दिल में ले लिया है हमने ठान। झूमते बाहर गीत गा रहे हैं प्यार के, रंग बदल
बदल गया है सब जहां, रंग बदल गया है सब जहां, रंग बदल गया है सब जहां। जी हाँ, रंग आपने बदला अपनी गायकी के जरिए और लोगों को जैसा आपके नाम में शामिल है, आपने झुमाया अपनी आवाज़ के जरिए। आप हमारे बीच हमारे स्टूडियो में पहुंची, बहुत सुंदर आपने गीत हमें सुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और इतने खूबसूरत गीतों को हमें सुनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, गीत संगीत के इस माहौल से थोड़ा निकलते हैं और बात करते हैं हमारी और आपकी, यानी हमारी और आपकी ज़रूरत की। कुछ ऐसे लोग जो कि अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं, उन्हें ढूंढने की एक कोशिश, हमारा प्रयास। गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी दे दें। कुलदीप की उम्र है 29 साल, रंग साफ, शरीर पतला है। ये 27 अप्रैल 2007 से गांव मुबारकपुर दिल्ली से लापता हैं। पवन की उम्र है 28 साल, रंग गेहुआ, शरीर सामान्य है। ये 18 अप्रैल 2007 से गांव खेड़ाखुर्द दिल्ली से लापता हैं। रघुबीरे देवी की उम्र 52 साल, रंग गेहुआ, शरीर सामान्य है। ये 30 अप्रैल 2007 से गांव शालीमार बाग दिल्ली से लापता हैं। अरुण चौधरी की उम्र है 55 साल, रंग सावला, शरीर मजबूत है। ये 2 मई 2007 से रोहिणी दिल्ली से लापता हैं। बलबीर सिंह की उम्र है 13 साल, रंग सावला, शरीर पतला है। ये 15 अप्रैल 2007 से राजपुरा गुड़मंडी से लापता हैं। सोनम की उम्र है 13 साल, रंग गेहुआ, शरीर पतला है। ये 21 अप्रैल 2007 से झड़ौदा दिल्ली से लापता हैं। ये तस्वीर है मंजू की, उम्र 16 साल, रंग साफ, शरीर सामान्य है। ये 10 अप्रैल 2007 से शालीमार बाग नई दिल्ली से लापता हैं। ये तस्वीर है अंकित की, उम्र 20 साल, रंग सांवला, शरीर मजबूत है। ये 28 अप्रैल 2007 से रोहिणी नई दिल्ली से लापता हैं। प्रेमपाल की उम्र है 15 साल, रंग काला, शरीर पतला है। ये 26 अप्रैल 2007 से प्रेमनगर नई दिल्ली से लापता हैं। रजनी की उम्र है 24 साल, रंग गेहुआ, शरीर मजबूत है। ये 23 अप्रैल 2007 से नरेला नई दिल्ली से लापता हैं। सोनम की उम्र है 16 साल, रंग साफ, शरीर सामान्य है। ये 28 अप्रैल 2007 से शक्तिनगर नई दिल्ली से लापता हैं। प्रीति की उम्र है 23 साल, रंग साफ, शरीर सामान्य है। ये 21 अप्रैल 2007 से जहांगीरपुरी नई दिल्ली से लापता हैं। पूनम की उम्र है 16 साल, रंग गेहुआ, शरीर सामान्य है। ये 18 अप्रैल 2007 से गांव मलिकपुर दिल्ली से लापता हैं। और ये हैं गौतम, उम्र 8 साल, रंग गेहुआ, शरीर पतला है। ये 15 अप्रैल 2007 से राजपुरा गुड़मंडी दिल्ली से लापता हैं। इन व्यक्तियों के विषय में यदि आपके पास कोई भी जानकारी है तो इस पते पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। दूरभाष नंबर हैं 2327 6300 और 23261048। जी हाँ दोस्तों, अब इवनिंग लाइव शो में समय हो चला है करियर बातें का। करियर बातें में आज का हमारा विषय है विज्ञापन एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप हमारी विशेषज्ञ प्रीति श्रीवास्तव जी से बात कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 23097532 23097532। प्रीति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक सवाल के साथ। एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, पब्लिक रिलेशन, बहुत शब्द ये सुनने में आता है। पीआर बढ़ाओ, आमतौर पर ये कहा जाता है भाई पीआर बढ़ाओ, पीआर अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली यदि कहा जाए तो एडवर्टाइजमेंट और पीआर, पब्लिक रिलेशन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन इट? देखिए, जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो पब्लिक है या टारगेट ऑडियंस है उसके बीच एक कम्युनिकेशन सेतु का काम करता है। जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी ब्रांडिंग, उसकी कम्युनिकेशन आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं इफेक्टिवली, और जो ऑडियंस है आपके, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट हो सकती है, मीडिया हो सकती है, या और कोई जिस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं इन्वेस्टर्स हो सकते हैं आपके, उनकी जो फीडबैक है वो भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो जो पीआरओ है, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है,
जैसे मैंने कहा एक सेतु का काम करता है, टू वे कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन मार्केट तक पहुंचाना और मार्केट की कम्युनिकेशन फीडबैक के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना। और सरल भाषा में बोलूं तो एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आपके एक ऑर्गेनाइजेशन की आंख, नाक और मुंह होता है, जो बता रही है कि बिल्कुल। क्या चल रहा है। जो सबसे पहले जनसंपर्क आपका, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं कोई भी जानकारी के लिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन जिसे कहते हैं, तो वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। और विज्ञापन भी इसी की एक शाखा ही मानेंगे पब्लिक रिलेशन की। वो है कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से लोगों तक किस रूप में पहुंचाते हैं, तो वो एक विज्ञापन की लाइन है जिसका बहुत ही ज़्यादा स्वरूप है और बहुत अलग डिविजन्स हैं जिसमें कैरियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आज के तारीख में जब कम्युनिकेशन, जैसे पहले भी आपने प्रोग्राम में बोला, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। एडवर्टीजमेंट की बात प्रीति जी जब हम करते हैं जी, तो एडवर्ट शब्द आया है लैटिन से, और एडवर्ट का मतलब है किसी की तरफ मोड़ना या किसी चीज की तरफ किसी के मन के झुकाव को प्रेरित करना। तो कौन से ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो अपने भविष्य को विज्ञापन और जनसंपर्क में बनाना चाहें? उनके लिए प्राथमिक औपचारिकताएं क्या हैं उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की? देखिए, जो कोर्सेज देते हैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में ज़्यादातर ग्रेजुएशन के बाद हैं। तो जो विद्यार्थी इसमें, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हों, लाइफ साइंसेस के हों, आर्ट्स से हों, नॉर्मली साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपनी लाइन पहले ही तय कर लेते हैं, तो ज़्यादातर आर्ट बैकग्राउंड के लोग इसमें आते हैं जो आर्ट्स करे होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल के भी कोर्सेज हैं। तो उसमें आपको ये चाहिए कि जब आप ग्रेजुएशन कर ले, नॉर्मली अप्रैल और उसके बाद जून के टाइम पे कोर्सेज ये खुले होते हैं, तो एक छोटा सा रिटन टेस्ट है। जी प्रीति जी, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, उनके प्रश्न को पहले सुनते हैं। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हेलो मैम, प्रश्न पूछिए अपना। वेलकम टू आवर शो। मैम गुड मॉर्निंग। मैम मैंने 12th पास की है। मैम मैं पिछले साल 12th पास की है। आप अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने टेलीविजन की जो आवाज है उसको कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए आपके प्रश्न को, तब हम ठीक से सुन सकेंगे। ओके सर। सर मैंने पिछले साल 12th पास की है, और सर आगे मैं कम्युनिकेशन में क्या आगे अपने कैरियर बना सकते हैं इसके अंदर? 12th पास किया है इन्होंने पिछले वर्ष, और क्या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपने करियर को बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकती हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अभी तो जुलाई है, अभी भी एडमिशन्स बहुत जगह ओपन होंगे। इनको किसी भी इंस्टीट्यूट पे जहाँ ये जिस सिटी में रहती हैं वहाँ से जानकारी लेके, और इमिडिएटली एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और अगर इनको एडमिशन मिल जाता है तो ये 1 साल का कोर्स करके इस फील्ड में आ सकती हैं। आपने बताया कि रिटन टेस्ट होता है जी, उसके बाद जाके इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट किस तरीके का होता है? देखिए, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, एडवर्टाइजिंग एक तरह से एक पर्सनालिटी और क्रिएटिव फील्ड है। इसमें कोर्स देने से पहले जो एक बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए एक इंसान में, उसके बारे में जानकारी है कि आपको कितनी अवेयरनेस है। देखिए, कोर्स के बारे में तो आपने करा नहीं है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट के बारे में, अपने खुद पर्सनालिटी के बारे में वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, और एक्सपर्ट्स हैं जो कि उन आंसर्स को देके ये पता लगाते हैं कि जो बेसिक रुझान चाहिए जनसंपर्क और एडवर्टाइजिंग में इस बच्चे में है कि नहीं। जी प्रीति जी, जो विद्यार्थी जनसंपर्क और विज्ञापन में करियर बनाना चाहते हैं, वो कहाँ से और कौन कौन से पाठ्यक्रमों को कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो कि इफेक्टिव और कॉमन है वो है मास कम्युनिकेशन का कोर्स, जिसके अंदर एक मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला जैसे है, जिसके अंदर पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग तीनों आ जाते हैं। ये 1 साल का भी कोर्स है और 2 साल का भी कोर्स है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है और जो इफेक्टिव है वो मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, आजकल यूनिवर्सिटी भी दे रही हैं। उसके बाद सिर्फ पब्लिक रिलेशन में सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। आप कम्युनिकेशन के अंदर भी कोर्सेज कर सकती हैं, जिसमें पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट पेपर हैं। आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग के भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग में जाना चाहें, उसमें भी एक पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क का पेपर है। जी हाँ, आपने ये एग्जाम्स बताए और ये बताया कि
हम एक प्रश्न इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर है लाइन पर, उनके प्रश्न को पहले सुनते हैं। हेलो हेलो, वेलकम टू आवर शो। अपना प्रश्न पूछिए। जी मैं +2 की स्टूडेंट हूँ और मुझे क्वेश्चन पूछना है। हेलो जी हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना है ना। आप पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं। अपना सवाल पूछिए प्लीज। अगर हमने +2 के बाद जो है ना कंप्यूटर लाइन में जाना, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी लाइन है आगे? हम अगर हम कंप्यूटर 10+2 किया है, अभी पूछती हैं कि कंप्यूटर में हम जाना चाहते हैं। हालांकि आज का हमारा चर्चा कोई का बात विषय नहीं, फिर भी उन्होंने कॉल किया है। कंप्यूटर का ऐसा है कि ये ग्रेजुएशन करके और साथ में कंप्यूटर कर सकती हैं, या कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स कर सकती है 1 साल का। लेकिन मेरी राय है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कंप्यूटर कोर्स करें या ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हमारा आज का जो करियर बातें का विषय है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, और इसी से जुड़ा हुआ यदि आपका सवाल हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम उसी विषय पर आते हैं। इससे पहले आप बता रही थी कि कोर्सेज हैं, 2 साल के कोर्सेज हैं, 1 साल के कोर्सेज अगर चाहे तो कर सकता है, डिप्लोमा मिल सकती है, तो और चाहे तो एडवर्टाइजमेंट पर भी एक स्पेसिफिक कोर्स भी कर सकता है आगे जाके स्टूडेंट। तो ये जो आपने इतनी सारी बताई, इसमें कौन सा ऐसा वेन्यू है जिसे चुनना सबसे बेस्ट होगा? जैसे कि 2 साल का कोर्स है और 1 साल का कोर्स है, तो 2 साल का करने वाला वो कितना प्रिविलेज्ड होगा, 1 साल के करने वाले स्टूडेंट को कितना फायदा होगा या देखिए इसमें ये मायने रखता है कि कौन कर रहा है और कब कर रहा है। एक स्टूडेंट जो कि 10+2 करता है उसके लिए 1 साल का करने में ज्यादा फायदा नहीं है। बिल्कुल। उसको ग्रेजुएशन करके जो 1 साल का कोर्स कर रहा है वो डायरेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में। एडवर्टाइजिंग करता है तो एडवर्टाइजिंग में बहुत तरह का स्कोप है। अगर समय इजाज़त देता तो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रीति जी, हमारे एक और दर्शक हैं उपासना, उनका प्रश्न लेते हैं। उपासना, अपना प्रश्न पूछिए। हाय मैम। मैम मैं मीडिया में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं आगे मीडिया प्लानर या फिर PRO बनना चाहती हूँ। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सी यूनिवर्सिटीज या फिर कौन से कॉलेजेस में डिग्री प्रोवाइड करेंगे मास्टर्स में? देखिए, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये आपको डिग्री करते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी है जो कि 3 साल का डिग्री कोर्स देता है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म में जा सकती हैं, वो 1 साल का आपको कोर्स करा के डिग्री दे सकते हैं। जितने भी कोर्सेज मीडिया से रिलेटेड है और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इनका डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आप डिग्री कोर्स भी करेंगी, डिग्री कोर्स में यह है कि थोड़ा विस्तार से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेंगे, और डिप्लोमा में है कि 1 साल में आपको इसका ज्ञान होगा। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सर्टिफाइड है। आप दोनों में से कोई भी कर सकती है, या तो यूनिवर्सिटी से कर सकती हैं या कि स्पेसिफिक मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से कर सकती हैं। जी, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कैट प्रोवाइड करता है इस तरीके की डिग्री? जी नहीं करता जी है। वो नहीं करता। इनके स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, और अब क्योंकि इसकी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, या कहिए कि ज़रूरत बढ़ती जा रही है, हर चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, होटल्स हो, तो इसलिए हर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे, उस बात को मैं चाहूंगी प्रीति जी आप जरूर पूरा करें जी, क्योंकि 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, अगर ग्रेजुएशन करके आप 1 साल का कोर्स करके डायरेक्ट इस लाइन में आना चाहते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप एक करियर की शुरुआत कर रहे हैं और आप उसी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत बारी ये हुआ है कि आप एक एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको जनसंपर्क या एडवर्टाइजिंग जैसे सब्जेक्ट्स डील करना पड़े, तो उसमें कोई एज बार नहीं है। अगर आप 30 साल के हैं, 10 साल की सर्विस है, तो भी इंस्टीट्यूट आप कोर्स कर सकते हैं। इसकी यही एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि कोई एज लिमिट नहीं है, एज नो बार। और ज्यादातर दिल्ली में जो है भारतीय विद्या भवन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और वहां पे क्लासेस कई बारी चलती हैं जो कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, इवनिंग क्लासेस, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक ऐसा कोर्स है और इतना अच्छा कोर्स है
कि आपको कोई एज में आप कभी भी कर सकते हैं। प्रीति जी, एक प्रश्न मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है विज्ञापन एवं जनसंपर्क जी, तो जनसंपर्क की जब बात करते हैं या एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ व्यक्तित्व भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा। आदमी की बॉडी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी बातचीत का ढंग, उसका व्यवहार, ये सब चीजें काम आती हैं। तो किसी विद्यार्थी में जो उसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं उनके अलावा किन गुणों का होना जरूरी है? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखने की भी कम्युनिकेशन स्किल और बोलने की भी, क्योंकि आप जब इस लाइन में जाएंगे आपको लिखने का भी काम करना पड़ेगा, बोलने का। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है अलग अलग विभिन्न लोगों से मिलेंगे, तो उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं वो आपको नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर दूसरा है कि आपकी एनालिटिकल पावर, लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं। आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए चाहे कितने भी लोग आएं, और इसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। अगर आप एक रेलवे इंफॉर्मेशन बूथ पे बैठे हैं, आप पीआरओ हैं, जो आप हालात जानती हैं, किसी ट्रेन डिले हो गई या एक्सीडेंट हो गया, हज़ारों की भीड़ में लोग आएंगे, आपको उसी स्माइल के साथ, आपको एक उसी से, क्योंकि आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही को सबको जवाब देना है। तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और एक एनालिटिकल माइंड और कम्युनिकेशन स्किल्स और थोड़ी बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी की जानकारी जो कि एक्सपीरियंस से भी आ जाती है, आप उसके बारे में शिक्षा भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी एक पर्सनालिटी के हिसाब से जी, लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिकली, मिसाल के तौर पर कि लड़कियों का जाना, या कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर लड़कों का ज़्यादा जाना कन्वीनियंट होता है। तो पब्लिक रिलेशन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या लड़कियों के लिए अच्छे अवसर हैं? बल्कि आपको ये मेरे को बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में जो रेशियो है, जो आंकड़े प्राप्त हैं, 65% लेडीज़ हैं और बैलेंस मेन है, और ये रेशियो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो इतना अच्छा लेडीज़ पिकअप कर रही हैं, और इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी जो कहते हैं सहनशीलता और जो पेशेंस और जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट कर रही है, तो बहुत सारी गर्ल्स कर रही हैं। और ये एक मान्यता बहुत पहले थी और बहुत प्रश्न थे कि गर्ल्स को नहीं आना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, आप हर तरह के लोगों से डील कर रहे हो, बट ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रीति जी, ये तो बात हुई महिलाओं की और उनका प्रतिनिधित्व जो इस क्षेत्र में है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो कहीं कार्य करते हैं या किसी न किसी जगह पे किसी जॉब में हैं, यदि वो अंशकालिक तौर पर पार्ट टाइम और पत्राचार से कॉरेस्पॉन्डेंस से कोई कोर्स करना चाहे तो क्या इस क्षेत्र में वो अपना भविष्य बना सकते हैं? 80% इंस्टीट्यूट हैं आजकल जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। सिम्बॉयसिस पूना का है, जेएनयू में भी ये फैसिलिटी आ गई है, भारतीय विद्या भवन भी सोच रहा है करने के लिए, YMCA है, YWCA है, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, डिपार्टमेंट, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कि काम कर रहे हैं, उनको एक चाहे आपके जॉब में नहीं हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सुधारने के लिए लोग ये कोर्स कर रहे हैं। पत्राचार के माध्यम से ये कोर्स किया है किसी स्टूडेंट ने, और कोई मेन स्ट्रीम तौर पर इस कोर्स को कर रहा है, चाहे इवनिंग क्लासेस लेकर ही करे क्यों ना, क्या डिफरेंस है उसमें? डिफरेंस ये है कि जो लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग काम करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। बट इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन, या आप जब जाते हो ये इंटरव्यू में जाते आप डिग्री लेकर आप पहुंचते हो, तो क्या वहां पे कुछ इस चीज को लेकर डिफरेंशिएट किया जाता है? देखिए, इसमें है कि डिपेंड करता है काम क्या है। अगर आप एक सीधा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में प्लानिंग के तौर पे आ रहे हैं तो डिग्री वाले को मान्यता मिलेगी। अगर आप सिर्फ किसी फ्रंट डेस्क पे है और सिर्फ पब्लिक डीलिंग में है तो डिप्लोमा वाले को भी उतनी ही मान्यता मिलती है। ये आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है उस पर डिपेंड करता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को भी उतनी ही मान्यता मिल रही है जितनी डिग्री कोर्सेज को, सिर्फ आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। अगर जैसे आपको कोई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेड करना है या शुरू से करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो डिग्री वाले को बुलाएंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई कार्य कर रहे हैं
और उसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़े। देखिए, एक पब्लिक डीलिंग ही नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों से डील करते हैं उसके लिए भी लोग अपने एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनी स्पॉन्सर्स करती हैं आजकल कि आप पब्लिक रिलेशन कोर्स करिए ताकि आप एज अ मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छी तरह डील करें। उसके लिए भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कैरियर के हिसाब से ही करते हैं। जी जी जी। तो प्रीति जी, आज हम आपसे इतना कुछ हमने जाना, पर चलते चलते हम इन शॉर्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहता है उसके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए? 1 2 3। उसका सबसे पहले क्रिएटिव माइंड या क्रिएटिव राइटिंग हो और कुछ अलग करने की चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में क्या है, इतना कंपटीशन है और इतना क्रिएटिव है। अगर कोई भी बंदा कुछ अलग करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को करे उसकी ज्यादा मान्यता है। सो क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में बहुत मायने रखती है। जी, रचनात्मकता बनी रहे ताकि हम जनसंपर्क और विज्ञापन के क्षेत्रों के अलावा बाकी अपने जीवन के क्षेत्रों में भी कामयाब रहें। आप हमारे बीच स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमसे कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और आज हमारे शो में सफर को हम देते हैं यहीं विराम। तो मैं अपर्णा और पुष्पेंद्र आपसे लेते हैं इजाजत। कल नए विषयों और नए मेहमानों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।